नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा 2024 का फाइनल रिजल्ट घोषित हो गया है और इस बार कामयाबी की नई इबारत लिखी है श्योपुर विजयपुर के देवांशु शिवहरे ने, जिन्होंने टॉप किया है। सागर के ऋषभ अवस्थी ने दूसरी रैंक हासिल की है, वहीं अंकित को तीसरी और शुभम ने चौथा स्थान हासिल किया। और इनमें इंदौर की हर्षिता दवे ने पूरे प्रदेश में 5वां स्थान हासिल कर महिला वर्ग में टॉपर का खिताब अपने नाम किया है। हर्षिता दवे अब डिप्टी कलेक्टर के रूप में प्रदेश की सेवा करेंगी और कुल 13 डिप्टी कलेक्टर पदों में से 8 पुरुष और 5 महिलाओं का चयन हुआ है। मुख्य परीक्षा पिछले साल अक्टूबर में आयोजित हुई थी और अब रिजल्ट के साथ सूबे को नए अधिकारी मिल गए हैं। देवांशु शिवहरे ने जहां 1685 में से 953 अंक हासिल कर पहला स्थान पाया, तो वहीं हर्षिता दवे ने साबित किया कि मेहनत और धैर्य से कोई भी मंजिल नामुमकिन नहीं होती। सच ही कहा गया है, सपने वो नहीं जो सोते समय आते हैं, सपने वो हैं जो नींद ही छीन ले। और आज ये नतीजे उन सपनों की ही उड़ान है। तो ये हम आपको 13 डिप्टी कलेक्टर कौन कौन बनेंगे, 13 में जो 5 महिलाएं हैं उनका चयन हुआ है, 8 पुरुषों का चयन हुआ है। और सफलता की कहानी टॉपर्स की जुबानी आज हम आपको बताएंगे। और चलिए, सबसे पहले हमारे साथ हर्षिता दवे जुड़ गई हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे उनकी सफलता का राज। हर्षिता, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले तो बहुत शुभकामनाएं आपको, और जो सफलता आपने हासिल की है, कितनी खुशी है, परिवार में कैसा माहौल है, बताइए। बहुत खुशी है और सब बहुत खुश है, जश्न का माहौल है। और कल जब रिजल्ट आया तब मैं 2025 की मेंस की ही पढ़ाई कर रही थी। मुझे पता नहीं था कि अचानक से रिजल्ट आ जाएगा और इस तरह जिंदगी बदल जाएगी। और बहुत खुशी का माहौल है और जो 2 साल की मेहनत थी वो आज रंग लाई है, तो परिणाम बहुत सकारात्मक रहा, इसकी मुझे खुशी है। हर्षिता, चूंकि इतनी बड़ी सफलता आपको मिली है, आप इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? परिवार में काफी लोग हैं, आपकी माँ भी शिक्षिका हैं और आपके पिता भी एक अच्छे पोस्ट पर हैं, किसको श्रेय देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं इसका श्रेय अपने परिवार को देना चाहूंगी और साथ ही मेरे शिक्षकों को, मेरे मार्गदर्शकों को और उन मित्रों को जो असफलता के समय मेरे साथ रहे। क्योंकि सफलता के समय सभी लोग आपके साथ होते हैं, लेकिन जो आपका परिवार है वो असफलता में आपके साथ होता है और हर कड़ी, आपकी पूरी जर्नी आपके परिवार ने आपके साथ देखी होती है। तो उसका पूरा श्रेय मैं अपने परिवार को, अपने माता पिता को, अपने भैया को और अपनी दादी को देना चाहूंगी। साथ ही मेरे दादाजी का आशीर्वाद है, ईश्वर का आशीर्वाद है कि परिणाम सकारात्मक रहा। अच्छा, टॉप 13 में 5 महिलाएं शामिल हैं और उन महिलाओं में आप टॉपर रही हैं, तो इससे आप किस तरीके से देखते हैं कि लड़कियां भी अब कहीं से भी लड़कों से कम नहीं हैं? बिल्कुल, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले कई वर्षों से, चाहे एमपीपीएससी हो, कोई स्टेट सर्विस हो या यूपीएससी हो, लड़कियां हमेशा टॉपर रहती हैं। और लड़कियां कदम कदम पर ये साबित कर रही हैं कि अगर उन्हें अवसर दिया जाए, अगर उन्हें शिक्षा का मौका दिया जाए, तो वो निश्चित तौर पर उसे साबित करेंगी और अब एक नए सोपान चढ़ेंगी सफलता के। अच्छा, एमपीपीएससी की अब बात करते हैं कि जो तैयारी आपने की, सबसे कठिन फेज आपको कौन सा लगा? मुझे लगता है कि इस पूरी जर्नी में, चाहे कोई भी एग्जाम हो, सबसे कठिन होता है धैर्य बनाए रखना। क्योंकि परिश्रम सब करते हैं, सतत प्रयास सबके होते हैं, पढ़ाई सभी करते हैं, लेकिन धैर्य बहुत कम लोगों में होता है। और कुछ लोग मजाक में एमपीपीएससी को पंचवर्षीय योजना कहकर पुकारते हैं, क्योंकि जब इसमें कदम रखते हैं लोग, तो सबको पता होता है कि ये 1 या 2 साल का नहीं बल्कि कई सालों तक चलने वाली यात्रा है। तो सबसे पहले धैर्य होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप चाहे असफल हो या सफल हो, आपके अंदर धैर्य हो और परिणाम जो भी रहे, आप तैयार रहें कि आप उसे स्वीकार करें। मुझे लगता है कि सबसे कठिन मेरे लिए भी 2023 का जब रिजल्ट आया, वो मेरा पहला अटेम्प्ट था और मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर ली थी अपने पहले ही अटेम्प्ट में, लेकिन मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाई थी। तो जो गलतियां थी, मैंने उस पर काम किया बजाय अपना धैर्य खोने के। तो मैंने धैर्य बनाए रखा, अपनी गलतियों पर काम किया और उसी का परिणाम था कि 2024 का परिणाम मेरे लिए बहुत अच्छा रहा।
बिल्कुल, और कहा भी जाता है हर्षिता, पेशेंस इज द की टू सक्सेस, और उसका एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण आप पेश कर भी रही हैं। हर्षिता, ये बताइए कि जिस तरीके से पढ़ाई की अगर मैं बात करूं, कितने घंटे पढ़ाई करनी होती है, और क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो किस तरीके से आप इसके तालमेल को बिठाती हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाई के घंटे से ज्यादा मायने रखते हैं कि आपने जो टारगेट दिन भर में सोचे हैं वो पूरे होते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपका टारगेट 12 घंटे का होता है लेकिन आप 10 घंटे पढ़ पाते हैं या 8 घंटे पढ़ पाते हैं। तो क्वालिटी ज्यादा मायने रखती है बजाय क्वांटिटी के, क्योंकि आप कितनी ही पढ़ाई कर ले, यदि आपका मन पढ़ाई में नहीं है तो वो घंटे मायने नहीं रखेंगे। और अगर आपका मन पढ़ाई में है तो भले ही आप 5 घंटे पढ़ाई करें या 6 घंटे पढ़ाई करें, लेकिन वो पढ़ाई प्रोडक्टिव होगी और आपने जो भी पढ़ा है वो आपको एग्जाम के समय याद रहेगा। तो मुझे लगता है कि घंटे से ज्यादा इस बात पर फोकस करना चाहिए कि आपने जो भी टारगेट सेट किए हैं, और टारगेट इतने भी बड़े ना हो कि हम उसे पूरा ना कर पाए, क्योंकि टारगेट रियलिस्टिक होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए कि आज मुझे इतना करना है, और उसके लिए आप टाइम टेबल बना सकते हैं। वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा। मैं टुकड़ों में डिवाइड कर लेती थी कि अगर इतनी यूनिट है तो मुझे आज एक दिन में 1 यूनिट करनी है। और मैंने सबसे ज्यादा फोकस जो किया वो शॉर्ट नोट्स बनाने में किया, सिनॉप्सिस बनाने में किया। क्योंकि जब मैंने एमपीपीएससी की तैयारी शुरू की तो मुझे ये पता था कि ऐसा क्या है कि कुछ लोगों को 10 साल लग जाते हैं और कुछ लोग 1 साल में निकाल लेते हैं। तो कुछ तो स्ट्रेटेजी होती है टॉपर्स की। तो मैंने बस उसी पर ध्यान दिया कि शॉर्ट नोट्स टॉपर्स हमेशा बनाते हैं, चाहे कोई भी टॉपर हो। क्योंकि एमपीपीएससी की जो एग्जाम है वो लगातार 6 दिन होती है, और हर दिन एक पेपर में आपको इतनी बुक्स पढ़नी होती है, 10 यूनिट की मेरी हाइट के बराबर वो बुक्स हो जाए। तो बहुत मुश्किल होता है कि एक दिन में आप इतना कवर कर सकें। तो आप कोशिश करें कि इतनी मोटी बुक्स को आप इतने छोटे शॉर्ट नोट्स में कवर कर लें, ताकि जब एग्जाम हो वो 6 दिन जो हो उसमें आप बस उस शॉर्ट नोट्स को ही पढ़ लें तो आपका काम हो जाएगा और बहुत अच्छे आपको मार्क्स आएंगे। तो मुझे लगता है कि प्रीलिम्स की बस ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें। मेंस की सक्सेस की ये है कि आप आंसर राइटिंग करें, शॉर्ट नोट्स बनाएं, और इंटरव्यू में सक्सेस की ये है कि आप अपने व्यक्तित्व पर काम करें, अपनी कमियों पर काम करें। ठीक है। हर्षिता, चूंकि आपने बताया कि 2023 में आपने प्रीलिम्स निकाल लिया था और उसके बाद आप मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, उस वक्त क्या आपके जहन में आया था, और किस चीज ने आपको मोटिवेट किया कि आपने दूसरे साल इतने अच्छे से सफलता हासिल की? मुझे मेरे परिवार का बहुत सपोर्ट रहा। जब 2023 का परिणाम आया तो मेरा मेंस उतना अच्छा नहीं रहा था 23 का, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा भी था कि मेरा मेंस शायद क्वालिफाई न हो पाए। लेकिन जब रिजल्ट आया तो निश्चित रूप से हम इंसान हैं, मशीन नहीं है, तो दुख तो होता है, बहुत दुख भी हुआ। और मुझे लगा कि मैं भी उस गिनती में ना आ जाऊं कि मेंस बहुत लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते। प्रीलिम्स हर बार क्वालिफाई हो जाती है लेकिन मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाता। तो मैं उस बात को लेकर थोड़ा डर गई थी स्वाभाविक तौर से। लेकिन मेरे भैया ने मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट किया। भैया ने मुझे कहा था कि एक दिन जरूर तुम डिप्यूटी कलेक्टर बनोगी। और हम कहते हैं ना कि मुख पर सरस्वती बैठती है, तो सभी परिवार का, रिश्तेदारों का और शिक्षकों का और मित्रों का बहुत ज्यादा मुझे सपोर्ट रहा उस दौर में, और वो भी है। उसके लिए मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूंगी। अच्छा, आपका रोल मॉडल कौन है? किसे आप समझती हैं कि आपको उनकी तरह आपको बनना है, या फिर वो जिस तरीके से उन्होंने जिस तरीके से मेहनत की, जिस ऊंचाई पर वो पहुंचे हैं, आपको वहां तक पहुंचना है? जी, मेरे रोल मॉडल मैं अपने पिताजी को मानती हूँ, क्योंकि जो सकारात्मकता उनके अंदर है, जो संतुलन उनके अंदर है, समाज और व्यक्तिगत जीवन का, पारिवारिक जीवन का, और सबसे महत्वपूर्ण जो संतुष्टि उनके अंदर है, वो मुझे पहले से ही कहा था कि चाहे परिणाम सकारात्मक हो, नकारात्मक हो, हमें हार नहीं माननी है, और हर पोस्ट ना भी मिले तो हमें संतुष्ट रहना है जीवन में। अभी भी मुझे कहते हैं कि एमपीपीएससी हो गया तो अब यूपीएससी की तैयारी करो, लेकिन मुझे पापा ने कहा था कि संतुष्टि हमेशा बनाए रखना, चाहे कुछ भी हो। तो वो मैंने अपने पापा से सीखा है और मैं उन्हें ही अपना रोल मॉडल मानती हूँ। ठीक है, एक अंतिम सवाल आपसे रहेगा कि किस तरीके से, चूंकि जो युवा है वो कभी कभी बहुत हताश हो जाते हैं जब उनका जो मेंस क्लियर नहीं होता, या फिर कई ऐसे होते हैं जिनका प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं होता और कड़ी मेहनत करते हैं उसके बावजूद भी नहीं हो पाता। तो उन युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी?
मैं बस यही कहना चाहूंगी कि मेहनत सभी लोग करते हैं और मैं खुद देखती हूँ अपने सहपाठियों को, सभी उतना ही पढ़ते हैं, सभी की मेहनत उतनी ही होती है, लेकिन कई बार नहीं हो पाता सिलेक्शन, प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पाता। तो बजाय हम हताश होने के कोशिश करें कि हमारी जो गलतियां रही है, चाहे प्रीलिम्स में हो, मेंस में हो, हम अपनी गलतियों पर काम करें और उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करें। जैसे मैंने 2023 में गलती यही की थी कि मैं शॉर्ट नोट्स नहीं बना पाई थी, आंसर राइटिंग नहीं कर पाई थी, तो उन्हीं गलतियों को मैंने सुधारा और उसी का परिणाम था कि अगली बार मैं सफलता हासिल कर पाई। तो मुझे लगता है कि असफलता के दौर में सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी गलतियों को सुधारें। अगर आप उस पर काम करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको आने वाले समय में सफलता मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हर्षिता और बहुत शुभकामनाएं आपको आपके आगे के सफर के लिए, और बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, जुड़ने के लिए। तो हर्षिता दवे जो कि टॉप 5 में ये शामिल हैं और MPPSC का कल रिजल्ट घोषित किया गया, और बड़ी बात यह है कि टॉप 13 में जो भी लड़कियां हैं उनमें इनका पहला स्थान है, और टॉप 13 में 5 महिलाएं शामिल हैं, और डिप्टी कलेक्टर ये आगे जाकर बनेगी और एक बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगी। इसके अलावा हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से, आप देखिए, जो 13 डिप्टी कलेक्टर बनेंगे उनके हम आपको नाम के साथ उनके अंक भी दिखा रहे हैं। देवांशु शिवहरे जो कि टॉपर हैं। इसके अलावा इसमें 5 महिलाएं शामिल हैं और एक बड़ी जिम्मेदारी इन्हें सौंपी जाएगी, डिप्टी कलेक्टर की। और चलिए, 8वीं रैंक हासिल करने वाले अब आपको गिरिराज परिहार से मिलाते हैं। भोपाल से हमारे सहयोगी दीपक द्विवेदी उनके साथ मौजूद हैं। दीपक, आप बातचीत भी कीजिएगा और सबसे पहले तो उन्हें बहुत शुभकामनाएं दे दीजिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी सफलता उनके हाथ लगी है। जी, बता दें कि हाँ, हमारे साथ गिरिराज परिहार मौजूद हैं और 8वीं रैंक इन्होंने हासिल की है। जी मीडिया की ओर से आपको पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, क्या सफ़र रहा? कांस्टेबल, जेल प्रहरी, एडी और अब सीधे डीसी, डिप्टी कलेक्टर। कितना उत्साह, कितना डेडिकेशन और कैसा सफ़र रहा आपका? सफ़र, मेरा कहना है कि यदि जीवन में संघर्ष ना हो तो फिर वो जीवन किस काम का। और मेरा जो रहा है, एक्चुअली मैं एक दतिया ज़िले से बिलोंग करता हूँ। वहाँ एक छोटे से गांव से, सीतापुर मेरे गांव का नाम है। तो वहाँ से मैंने जब पढ़ाई स्टार्ट की, सबसे पहले मैंने जेल प्रहरी का मेरा एग्ज़ाम निकला तो मैंने उसको ज्वाइन किया। उज्जैन में मैं रहा, 2016 में ज्वाइन किया था। 2017 में मैंने उससे रिज़ाइन किया तो एज ए कांस्टेबल स्टेट साइबर में बना। वहीं भोपाल में मैंने लगभग 8 साल रहा। और उस बीच 2020 से मैंने MPPSC के लिए तैयारी स्टार्ट की थी। तो MPPSC 2020-2021 का मैंने इंटरव्यू दिया था, लेकिन अब उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। और फिर 2022 में अभी जो पिछला रिजल्ट आया, और मेरी अभी उसमें ज्वाइनिंग भी हो चुकी है एज असिस्टेंट डायरेक्टर एजुकेशन डिपार्टमेंट में, स्कूल एजुकेशन में। तो अभी 3 महीने हुए हैं और मैं अभी उसके प्रशिक्षण पर ही हूँ भोपाल में। और इसकी भी 2024 का भी मेरा साथ में इंटरव्यू भी अगस्त में ही हुआ था, 22 अगस्त को। तो अपेक्षित था, मुझे आत्मविश्वास था कि मैंने मेंस अच्छा लिखा है तो इसमें कुछ अच्छा मुझे प्राप्त हो सकेगा। तो एक लंबी जर्नी है। 5-6 अटैम्प्ट के बाद मुझे जो है MPPSC का जो DC का पोस्ट पद है वो मुझे प्राप्त हुआ है। एक बार सरकारी नौकरी लग जाती है, परिवार वाले बड़े खुश होते हैं। आप छोड़ते चले गए, परिवार वाले क्या कहें? अपने जो घर में बहनें हैं, जो पिताजी हैं, माता हैं, वो क्या कहती हैं कि बेटा एक जगह ठहर जा? इस तरह कोई बातें निकल के आती थी या हमेशा प्रोत्साहन मिलता रहा? मेरी माता जी नहीं है। जब मैं 2011 में उनका देहांत हो गया था, तो मेरी बड़ी बहन जो है उन्होंने मेरी माँ का दायित्व निभाया है और उन्होंने मुझे पाला बड़ा किया है। तो मेरा जो इस संघर्ष में, मेरी सफलता में जो योगदान है, मेरी बड़ी दीदी का सबसे ज़्यादा योगदान है, मेरे पिताजी का भी। और घर में कोई इतना एजुकेटेड है नहीं, मैं ऑफिशियली मतलब उन्होंने औपचारिक शिक्षा नहीं ली है, तो उनके लिए सरकारी नौकरी, मतलब पुलिस से यदि नौकरी लगी तो उनके लिए सरकारी नौकरी बहुत बड़ी थी। तो मैं जब पढ़ाई करता था, तैयारी करता था, तो मैं उनको, जैसे मैं एजुकेशन में असिस्टेंट डायरेक्टर बना, तो उनको मैंने सिर्फ इतना बताया कि मैं एक अधिकारी बन गया हूँ, क्योंकि उनको इस चीज़ की जानकारी नहीं है कि असिस्टेंट डायरेक्टर का पद क्या होता है। पर वो इस चीज़ से बहुत खुश हुए कि अब हमारा बेटा, मेरा भाई एक अधिकारी बन गया है। और आप जब कल रिजल्ट आया तो मैंने उनको बताया
कि मेरा डिप्टी कलेक्टर में चयन हो गया है। तो सब लोग बहुत खुश थे, बहुत प्रसन्न थे और सबको बहुत अच्छा लग रहा था। सर, अब एक कहावत अधिकतर हर क्षेत्र में चलती है, कहीं का कलेक्टर है क्या? अब आप जाएंगे तो बताएंगे, कहीं कभी झगड़े होते होंगे गली मोहल्ले में तो कहेंगे कि हाँ अब मैं कलेक्टर हूँ। देखिए, कलेक्टर जो कहावत है ठीक है, और गांव में भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि गांव में, मेरे गांव में, और मैं पहला व्यक्ति था जो सेकंड क्लास ऑफिसर बना था, और अभी भी मैं पहले ही व्यक्ति हूँ जो मेरे गांव में, और लगभग गांव के आसपास के कई गांवों में पहले ही व्यक्ति हूँ। तो कहने में तो रहेगा कि मेरा बेटा कलेक्टर है तो सुनने अच्छा भी लगेगा कि मेरे फैमिली को, मेरे दोस्तों को, मेरे गांव वालों को इससे प्राउड फील होगा, गौरवान्वित होंगे वो। तो मुझे इससे बड़ी प्रसन्नता होगी। आगे क्या तैयारी? पीएससी तो आप क्रैक कर चुके, नंबर 8 पर आ गए, क्या आईएएस यूपीएससी के लिए कुछ अब आगे की तैयारी, कुछ आगे का भविष्य? एक लंबा समय हो गया है संघर्ष करते हुए। मैं 2016 से नौकरी कर रहा हूँ, लगभग 9 साल मुझे हो चुके हैं, और ये एमपीपीएससी का मुझे सर्वोच्च पद है वो प्राप्त हो चुका है। अभी मैंने बहुत आगे का भी सोचा नहीं है। अब मेरे जो कुछ यदि मोटिवेशन आता है उस चीज़ के लिए मैं समय निकाल पाता हूँ अपने परिवार के दायित्वों के साथ साथ, तो ज़रूर मैं प्रयास करना चाहूँगा। तो बहन, मैंने सुना 5 बहनें हैं, कैसे आप सबकी शादी भी आपने ही जब नौकरी लगी उसके बाद कराई है, तो आज बहनों की क्या खुशी है, और कितने आपको जो आसपास के गांव के जैसा आप बता रहे हैं तो कितने फ़ोन कॉल्स आज आ रहे हैं बधाई संदेश के लिए? फ़ोन कॉल तो अभी भी आ रहा है। मैं आपसे इंटरव्यू के बाद उन सबसे बात करूंगा, तो निश्चित तौर पर सभी बहनें बहुत खुश हैं। और मेरी नौकरी के बाद मैंने जो 2 बहनों की शादी भी की थी, तो मुझे लगता है कि बहनें तो खुश हैं ही, मेरा परिवार तो खुश है ही, बहनों का जो ससुराल वाला पक्ष है वो भी बहुत प्रसन्न है, खुश हैं। तो यदि मैं इतने लोगों की प्रसन्नता का कारण बन सकता हूँ तो इससे बड़ी मेरे लिए क्या बात हो सकती है। तो सर, अभी आप सर यहाँ पे परिवार, फैमिली के साथ रह रहे हैं? दीपक, चलिए आप बात करते रहिए, और बहुत धन्यवाद आपका फिलहाल।